चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर एलम से। पहले का चल रहा था पर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। एलम की बात करते हैं। केमिकल फार्मूला जो होता है इसका क्या होता है, एलम का Al2SO4 की होल थ्राइस 18H2। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद द एल्कलिनिटी, रिएक्ट विद द HCO3 और जिलेटिनियस प्रेसिपिटेशन इसके अंदर AlOH3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन समझें इसके हम। तो रिएक्शन क्या करता है, Al2SO4 18H2 किसके साथ 3CaHCO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद में CaSO4 और AlOH3 का प्रेसिपिटेशन होता है। जो AlCOH3 क्या होता है, ये फ्लोक होती हैं, और CaSO4 क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। अब फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर पार्टिकल साइज सस्पेंडेड मैटर को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल साइज ग्रो होता है और फाइनली सेटलिंग होती हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर की। परमानेंट हार्डनेस इंट्रोड्यूस होती हैं और वाटर कोरोसिव बन जाता है। एलम की डोज को समझे तो टर्बिडिटी रो वाटर के लिए होती हैं, टर्बिडिटी और कलर के लिए। तो ये जो डोज होती हैं इसके अंदर ये क्या करती हैं, ये डोज जो होती हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि डिटरमाइन करती है, जो डोज डिटरमाइन करती है। ठीक है, इसके बाद में जो होता है, जो एस्टिमेशन मेथड जो होता है वो होता है इसके अंदर, पहले पढ़ा दिया है, पढ़ लिया ना तो उसको बार इरिटेशन हो रहा है, इसको दोबारा पढ़नी है, इसको डिलीट करने से पहले। जो इसका एस्टिमेशन मेथड होता है वो जार टेस्ट होता है, लेबोरेटरी के अंदर होता है। इसकी जो नॉर्मल डोज होती हैं एलम की वो कितनी होती हैं, 10 मिलीग्राम से लेके 30 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो इसका इफेक्टिव पीएच होता है वो 6.5 से लेके 8.5 होता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एलम के बारे में। तो ये चीप होता है, फ्लोक वेरी स्टेबल होते हैं, और जो इसका कलर टेस्ट होता है ये ऑर्डर को रिड्यूस करता है। कलर टेस्ट और ऑर्डर को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज ऑफ एलम की बात करें तो स्लज डिवाटरिंग डिफ़िकल्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, इसका एक ही एडवांटेज है। तो इसमें 1 मोल ऑफ एलम इज इक्वल्स टू क्या करता है, 2 मोल ऑफ AlOH। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एल्कलिनिटी विद कोगुलेशन रिलेशनशिप। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसमें जो मेटलिक साल्ट जो होते हैं वो H+ आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जो H+ आयन जो होते हैं एल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर एल्कलिनिटी कम हो तो pH और कम हो जाता है। जो इसमें pH की रिक्वायरमेंट होती है एल्कलिनिटी कोगुलेशन रिलेशनशिप के अंदर वो होती है, ये बेस्ट कोगुलेशन के लिए होता है। इसमें प्रॉपर pH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर हाइड्रोक्साइड फ्लोक फॉर्मेशन होता है जो एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट एल्कलिनिटी हो तो लाइम और सोडा इसके अंदर ऐड किया जाता है। जब एलम को लाइम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें परमानेंट हार्डनेस और प्रेसिपिटेशन होता है, और वैसे ही एलम और सोडा की रिएक्शन के साथ भी होता है। जैसे इसके अंदर ये 2LOH ये प्रेसिपिटेशन होता है इसके अंदर, और ये दूसरी जो हार्डनेस बचती है। अब बात करते हैं कोप्रेस के बारे में। तो कोप्रेस भी एक फ्लोकुलेंट एजेंट है। इसकी डेफिनेशन की बस समझते हैं इसके अंदर। तो इसकी डेफिनेशन को, जो कोप्रेस होता है ये फेरस सल्फेट को ही बोलता है, जिसको केमिकल फार्मूला होता है FeSO4 7H2O। ठीक है, इसका जो जनरल यूज होता है वो रो वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है, और लाइम के साथ इसको ऐड किया जाता है। इसके 2 केसेस होते हैं, पहला होता है कि लाइम को फर्स्ट ऐड किया जाए, दूसरा होता है कि कोप्रेस को इसके अंदर ऐड किया जाए। ठीक है, और दोनों के अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे CaSO4 और FeOH। ठीक है, ये भी एक प्रेसिपिटेशन होता है इसके अंदर। ऑक्सीडेशन की बात करें इसके अंदर तो फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्लोक के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, ये जो होता है ना ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये होता है। अब बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये नॉन कलर्ड वाटर के लिए सूटेबल होते हैं। ठीक है, कलर्ड वाटर के लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देते हैं। इसकी pH रेंज होती है 8.5 से ऊपर होती है। अगर इसका कॉस्ट और यूज़ बात करें तो ये एलम से सस्ता होता है, और इसकी जो इसमें जो डोज होती हैं वो एलम के बराबर क्वांटिटी यूज़ होती हैं, जिसे इंडस्ट्रियल सॉफ्टनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अगला आता है क्लोरीनेटेड कॉपरस।
फॉर्मेशन कैसा होता है, कोपरस सॉल्यूशन में क्लोरीन ऐड करते हैं इसके अंदर, जिसकी रिएक्शंस ऐसे होती हैं। कैसे होती हैं, 6FeSO4 प्लस .7H2O प्लस 3ACl2। इसके अंदर जो कोपरस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्लोरीन ऐड करके क्लोरीनेट कोपरस बनाया जाता है। इसके जो कंपोजिशंस होते हैं वो दो कंपोजिशंस होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है फेरिक सल्फेट और दूसरा होता है फेरिक क्लोराइड। अगर क्लोरीनेट्स कॉपर का एप्लीकेशन की बात करें तो उसको कलर रिमूवल में एंड लो पीएच रो वाटर में या लाइम के साथ हाईली इफेक्टिव होता है ना। तो इनके एप्लीकेशन होते हैं कलर रिमूवल करने के लिए एंड लो पीएच ऑफ वाटर के लिए। इसका रिएक्शन विद द लाइम करवाया जाता है, ठीक है। और इसकी जैसे Fe2SO4 3CH3A कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये बनाता है, ठीक है। अल्कलिनिटी और फेरस ऑक्साइड्स। इसका इफेक्टिव पीएच की बात करें तो फेरिक सल्फेट जो होता है इसका वो होता है 4.7 और ग्रेटर देन 9। फेरिक क्लोराइड जो होता है इसका पीएच होता है 3.5 से लेके 6.5 के बीच में, और ये ग्रेटर देन 8.5 होता है, ठीक है। कंक्लूजन की बात समझे तो लो पीएच वाटर के लिए होता है, ये वेरी इफेक्टिव कोगुलेंट्स होते हैं। अब आता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर क्या होता है कि यूज़ होता है जो एलम और आयरन साल्ट्स के अलावा अल्टरनेट कोगुलेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। एल्कलिनिटी इफेक्ट की बात समझें इसके अंदर तो नेचुरली एल्कलिनिटी प्रोवाइड करते हैं जो प्योर एलम से ट्रीट नहीं होने वाली होती हैं, जो वेस्ट वाटर के लिए यूज़फुल होती हैं। कॉस्ट समझे तो ये एलम से 1.5 गुना ज़्यादा महंगा होता है। रिएक्शन इसकी ये होती हैं, क्या करता है इसमें, सोडियम एल्यूमिनेट को कैल्शियम हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद में इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। जो स्पेशली यूज होते हैं बॉयलर फ्री वाटर फीड वाटर ट्रीटमेंट के अंदर होता है, जो वेरी लो हार्डनेस परमिट करता है। अब कंपैरिजन करते हैं एलम वर्सेस साल्ट के बीच में, आयरन साल्ट के बीच में। जो फ्लॉक फॉर्मेशन होता है जो आयरन साल्ट्स के जो होते हैं ज़्यादा हैवियर होते हैं, मोर सस्पेंडेड मैटर रिमूवल होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बात करें तो आयरन साल्ट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, H2S गैस और ऑर्डर को रिमूव करते हैं। पीएच की जो रेंज होती है आयरन साल्ट के अंदर जो वाइड रेंज में पीएच इफेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो आयरन साल्ट स्टेनिंग करता है, जो आयरन बैक्टीरिया को ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद में कोरोसिवनेस की बात करें तो आयरन साल्ट्स जो होते हैं वो एलम से ज़्यादा कोरोसिव होता है। हैंडलिंग और स्टोरेज की बात करें तो आयरन साल्ट स्किल सुपरविजन रिक्वायर्ड होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं और डेलिक्वेंट होते हैं। एलम को स्किल्ड सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका यूज जो होता है आयरन साल्ट का वो सीवेज ट्रीटमेंट में होता है, एलम का रो वाटर ट्रीटमेंट में होता है। उसके बाद बात करते हैं मिक्सिंग डिवाइसेस के बारे में। मिक्सिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो प्रॉपर मिक्सिंग जो होती है इसकी कोगुलेंट ऐड करने के बाद में वाटर थ्रोली और वाइब्रोसी मिक्स करना होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है कोगुलेंट का प्योर वाटर मास में कंप्लीट डिस्पर्जन होना चाहिए। मिक्सिंग मेथड्स इसमें 3 तरीके के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, कंप्रेसिव एयर और मिक्सिंग बेसिन के अंदर। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। जो मिक्सिंग बेसिन होता है सबसे इंपॉर्टेंट और नॉर्मल अडेप्टेड होता है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सिंग बेसिन की बात करें तो 2 तरीके का होता है, मिक्सिंग बेसिन विद वेफल वाल, मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल डिवाइसेस। पहला आता है मिक्सिंग बेसिन विद वेफल वाल्स। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, वेफल वाल से डिवाइडेड होता है। फ्लो का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, जो वाटर वेफल के एंड के अराउंड फ्लो करता है, और वर्टिकल मूवमेंट में वाटर वेफल के ऊपर से या नीचे से फ्लो करता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर इनलेट होता है, जो रो वाटर प्लस कोगुलेंट होता है इनलेट, और वेफल वाल्स होते हैं, चैनल्स होती है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ए और बी। जो आउटलेट की बात करते हैं ये फ्लोकुलेशन टैंक की तरफ होता है। अब इसके फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर में डिस्क्राइब वाली चीज़ें प्रेफरेंस की समझते हैं। इसमें तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेफल बेसिन होता है,
प्रीफर्ड ड्यू टू द ईजी ऑफ क्लीनिंग होता है। एडवांटेज बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं इसमें। जो नियर प्लग फ्लो कंटिन्यूस होता है उसके अंदर, और लो शॉर्ट सर्किटिंग होती है बैफल वाल बेसिन के अंदर। डिसएडवांटेज समझे इसके तो हेड लॉस मैकेनिकल मिक्सर बेसिन से ज़्यादा होते हैं। इसका यूज़ मॉडर्न लार्ज प्लांट्स में आजकल जनरली यूज़ नहीं होता है। अब मिक्सिंग बेसिन विद द मैकेनिकल डिवाइस समझते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो मिक्सिंग मेथड होता है मैकेनिकल मिक्सचर करता है, मिक्सिंग बेसिन के अंदर मिक्स करता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वेस्ट टाइप मिक्सिंग प्रोवाइड करता है, और फ्लोकुलेशन डिवाइस के लिए भी ये सूटेबल होता है। अब इसके प्रोसेस सीक्वेंस में समझो तो सबसे पहले केमिकल ऐड किया जाता है रो वाटर में, उसके बाद फ्लैश मिक्स किया जाता है रैपिड डिस्पर्जन के लिए, और ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लोकुलेशन टैंक में। अब बात करते हैं इसमें स्लो मिक्स प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश मिक्सर के बारे में। ये क्या होता है देख लेते हैं। फ्लैश मिक्सर की जो डेफिनेशन होती है, इनका कंस्ट्रक्शन समझे तो ये रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं और इम्पेलर प्रोवाइड की जाती है, इम्पेलर शाफ्ट पर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसको जो मोटर से ड्राइव करवाया जाता है, ऑपरेशन होता है इसके अंदर, वो इम्पेलर टैंक के अंदर हाई स्पीड से इनको रोटेट कराना होता है। फंक्शन की बात समझे इसके तो कोगुलेंट रो वाटर में इसको ऐड किया जाता है और वाटर को वर्कुलसली एजिटेटेड किया जाता है। उसके बाद रैपिड यूनिफॉर्म डिस्पर्जन होता है कोगुलेंट का। इम्पेलर की जो स्पीड जनरली होती है वो 100 से लेके 120 आरपीएम के बीच होती है। डिटेंशन टाइम होता है जो आधे मिनट से लेके 2 मिनट के बीच में होता है। और उसके बाद मिक्सिंग इंटेंसिटी बात करते हैं तो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल पे। पैरामीटर जो समझते हैं इसकी मेन वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होता है जो मेजर ऑफ द टर्बुलेंस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। जो फॉर्मूला होता है इसका जी बराबर होता है √P/μV होता है ना। जो पी जो होता है पावर इनपुट ऑफ द वाटर होता है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है, और ये वॉल्यूम टैंक होता है। इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। अब इसके टाइप ऑफ मिक्सर्स की बात करें ये जो प्रॉपर टाइप के इम्पेलर्स होते हैं मोस्टली यूज इन फ्लैश मिक्सर के अंदर होते हैं। टैंक ज्योमेट्री की बात समझिए, टैंक का जो शेप होता है डीप सर्कुलर होता है, स्क्वायर टैंक होता है। इसका प्रोपोर्शन बात समझे तो H/D रेशो 1/1 1:1 से लेके 3:1 तक होता है। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो पावर रिक्वायरमेंट होती है 2 to 5 वाट पर मीटर क्यूब वो फ्लो होता है। इम्पेलर एंड टैंक साइज बात समझे तो इम्पेलर का जो डायमीटर होता है 0.2 से लेकर 4 होता है। शाफ्ट जो स्पीड होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड होता है, और जो लोकेशन होती है टिप ऑफ द ब्लेड पर इम्पार्ट होती है। नेक्स्ट समझते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन के अंदर क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझते हैं तो स्लो मिक्सिंग होती है और एजिटेशन प्रोसेस होती है जो डिस्टर्बलाइज करती हैं क्लोराइड पार्टिकल्स को, इंटीमेट करती है कॉन्टैक्ट में लाए, ये इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लाए जाते हैं। इसका पर्पज होता है एग्लोमरेशन को प्रमोट करना। जो जी की वैल्यू होती है कॉमन कोगलेट जैसे एल्यूमिनियम और फेरस साइट में जो जी बराबर होता है वो 20 से लेके 75 सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, रिटेंशन वेलोसिटी जो होती हैं वो होती हैं 10 से लेके 60 मिनट के बीच में, और ये जो जी की जो रेंज होती हैं ये होती हैं 1200 से लेके 2700 के बीच में। दिक्कत है कि माइक में। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोकुलेशन। पहला आता है टर्बुडिटी, दूसरा आता है टाइप्स ऑफ कोगुलेंट एंड डोजेज, तीसरा आता है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, जो पैरामीटर्स होते हैं कंजुगेशन अपॉर्चुनिटी को मेजर करते हैं। अब आता है डिज़ाइन वैल्यूज़ के बारे में। तो जो एलएम के लिए बात करते हैं वो जी बराबर होता है 20 से लेके 75 सेकेंड इनवर्स, और ये जो GTD होता है वो होता है 2 से लेके 2 to 6 × 10⁴ होता है। ठीक है, और जो डिटेंशन टाइम होता है वो 10 से 30 मिनट्स का होता है। अब इसके फ्लॉक साइज़ की बात करते हैं तो लार्जर फ्लॉक होगा तो जो TD होगा वो कम होगा आपका, और स्मॉल डेंस फ्लॉक बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर स्मॉलर जी होगा तो लार्जर डिटेंशन टाइम होगा, लार्ज और लाइट फ्लॉक्स बनेंगे। जिसके एडवांटेज की बात करें तो लार्ज और डेंस फ्लॉक होते हैं। ये टैंक इजीली रिमूव, जो टैंक से क्या होते हैं कि इजीली रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद बात है कैलकुलेशन ऑफ द जी।
तो जी को कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो समझते हैं। इसका जो बेसिक रिलेशन होता है पावर के साथ में, पावर क्या होता है, ड्रैग फोर्स और रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करते हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, ये होती है bp माइनस बी डब्ल्यू। और बी डब्ल्यू क्या होता है, k इंटू बी पी होता है। और फिर ये जो बनता है बी आर बराबर बी पी वन माइनस के होता है। जो ड्रैग फोर्स जो यहाँ पे होता है वो होता है एफ डी बराबर सी डी रो डब्ल्यू ए पी वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। जो सी डी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है, जो कितना लिया जाता है 1.8 फॉर द पेडल फ्लैट। जो रो डब्ल्यू होता है डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, और जो ए पी होता है ये एरिया ऑफ प्लेट होती है। पावर की एक्सप्रेशन को समझे अगर हम, तो ये क्या होता है, ड्रैग फोर्स इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, ड्रैग फोर्स इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये डायरेक्ट इसमें पी पुट करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो वी आर स्क्वायर हो जाएगा तो एक और ऐड होकर वी आर क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जो कैसे हो जाएगा, सी डी रो डब्ल्यू ए पी बी आर क्यूब डिवाइड बाई 2। अब बात करते हैं जी के बारे में, मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का, जिसका फॉर्मूला हमने पहले भी समझा था। कंबाइंड फॉर्म की अगर इसकी बात करें तो जो पी को क्या करते हैं यहाँ पर, अगर अपन अंडर रूट के अंदर पुट कर देंगे पी की वैल्यू को, ये निकल के आ जाता है सी डी रो डब्ल्यू ए पी बी आर क्यूब डिवाइड बाई 2 म्यू वी, है ना। म्यू होता है डायनेमिक वेलोसिटी, पी होती है वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये पहले इक्वेशन में ये चेंज हुआ था, ऐसे याद रखना है। दूसरी इक्वेशन में ये पुट कर दिया और ये फाइनल कंबाइंड वैल्यू आ गई इसकी। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये जो इक्वेशन होती है मिक्सर के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें टैंक का जो डायमेंशंस होता है वो 3 से लेके 5 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। डिटेंशन टाइम होता है 10 से 30 मिनट होता है। पैडल जो एरिया होता है, टोटल एरिया ऑफ पैडल का 10 से 25% ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ टैंक होता है। पेरीफेरल वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ जो प्लेट जो होती हैं पेरीफेरल, ये होती हैं 0.2 से लेके 0.6 मीटर पर सेकंड होती है। मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट्स जो होती हैं, जिसे टेम्परल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है, वो होती हैं 10 से लेके 75 पर सेकंड, ठीक है। ये एडेप्टेड रेंज होती हैं 10,000 से लेके 1,00,000 तक। अब अगला आता है फिल्ट्रेशन, इसकी बात करते हैं तो जनरली मॉडल फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर फिल्ट्रेशन मोस्टली पॉलिश्ड स्टेप होती हैं, ठीक है, जिसका पर्पज होता है स्मॉल फ्लो या प्रेसिपिटेट पार्टिकल को जो कोगुलेंट या सॉफ्टेंड वाटर के सॉफ्टनिंग में रिमूव नहीं हुए थे उनको क्या करता है, रिमूव करता है। रिमूवल बाय द फिल्ट्रेशन जो होता है फाइन पार्टिकल्स कलर को रिमूव करता है, डिजोल्ड मिनरल को रिमूव करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है, सस्पेंडेड सॉलिड जो सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं हुआ उनको फिल्ट्रेशन रिमूव करता है। फिल्ट्रेशन की स्पेशल कंडीशन समझे तो ये सर्टेन कंडीशन में फिल्ट्रेशन प्राइमरी टर्बिडिटी रिमूवल होते हैं, जो रिमूवल प्रोसेस बन सकता है। फिल्ट्रेशन प्राइमरी टर्बिडिटी रिमूवल की प्रोसेस बन सकता है, जिसके एग्जांपल होता है डायरेक्ट फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। हेल्थ एस्पेक्ट से बात करते हैं तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो काफ़ी हद तक रिमूव होते हैं। लिमिटेशन बात करते हैं तो कंप्लीट हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ फिल्ट्रेशन पर ही रिलाई नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिकली इफेक्ट की बात करें तो गुनिया वोम डिजीज़ कंट्रोल में है। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर ऑन द बेसिक ऑफ 2 तरीके के होते हैं, स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड सेंड फिल्टर। अगर रेट पे बात करें, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से, तो ये सेम विजन होता है, स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड सेंड फिल्टर। अगर बेसिस ऑफ द ग्रेविटी एंड प्रेशर पर इनको क्लासिफाइड किया जाए तो होते हैं ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर के अंदर वही आ जाता है स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। ग्रेविटी वर्सेस प्रेशर फिल्टर की बात करें, दूसरा था प्रेशर फिल्टर, किस बेसिस पे, ग्रेविटी और प्रेशर के बेसिस पे। ग्रेविटी फिल्टर जो होते हैं इसमें हेड प्रोवाइड करवाया जाता है और वाटर लेवल के अबव सेंड मीडिया होता है, ठीक है। प्रेशर फिल्टर में क्या होता है कि हेड प्रोवाइड बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर्स। प्रेशर फिल्टर जो होते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं, ठीक है। कंपेरिजन नोट्स की बात करते हो, स्लो सेंड फिल्टर होते हैं, ये लार्ज परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। फिल्ट्रेशन रेट बहुत स्लो होती हैं, अबाउट 130 ऑफ द रैपिड सेंड फिल्टर के बारे में। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन, बायोलॉजिकल एक्शन और इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस।
अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन की। तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग जो होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल साइज ऑफ सैंड के वॉइड से बड़े होते हैं, जिसका एक्शन होता है वॉइड को अरेस्ट, जिसमें वॉइड में अरेस्ट हो जाते हैं। इसमें जो रिजल्ट्स की बात करें तो वॉइड से गुजरने वाला पानी इन पार्टिकल से फ्री होता है। और रिमूवल जोन की बात करें तो मैक्सिमम पार्टिकल अपर लेयर में रिमूव होते हैं। मैट फॉर्मेशन होता है जो पार्टिकल को अरेस्ट इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग कोगलेंट ऑफ द फ्लॉक। टॉप पर मैट बनाते हैं जो फर्दर स्ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन के बारे में। तो पार्टिकल साइज जो होते हैं वॉइड से छोटे पार्टिकल भी फिल्टर रिमूव कर देता है। इसका रीजन होता है कि वॉइड एक्ट करते टाइनी कोगलेंट सेडिमेशन यूनिट की तरह, जो कोगलेंट मैटर को वॉइड में अरेस्ट होकर जिलेटिनियस मास बनाता है। जो ये एक्शन दिखाता है कि ये जिलेटिनियस मास फाइनर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इसका फाइनल रिमूवल जो होता है, फाइन पार्टिकल वॉइड में सेटल होकर रिमूव हो जाते हैं। तीसरा आता है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। इसमें सैंड बेड जोन्स होते हैं जो तीन जोन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है। पहला आता है सचिमुडेक, ये सरफेस कोटिंग अपर मोस्ट सैंड लेयर पर फाइन मेस्ट स्ट्रेनिंग मैट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है ऑटोट्रॉपिक जोन। इसकी लोकेशन जो होती है वो सेचुमेटिक डेक के कुछ मिलीमीटर नीचे होती है। इनका काम जो होता है वो होता है प्लांट लाइफ ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना और प्लैंकटन को डिकम्पोज होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, CO2 यूज होते हैं और इसके रिजल्ट्स में जो होता है फिल्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके बाद में आता है अगला जोन हेट्रोट्रॉपिक जोन। इस लोकेशन के अंदर ऑटोट्रॉपिक जोन के 300 mm डेप्थ तक होता है। बैक्टीरिया एक्शन जो होता है इसके अंदर होता है, बैक्टीरिया लार्ज नंबर में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लीटली। इसका इफ्लुएंट नेचर समझे तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है और अनऑब्जेक्शनेबल साल्ट है। ये प्रोसेस मेनली स्लो सैंड फिल्टर में प्रीडोमिनेंट होती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस की। ये इलेक्ट्रिकल नेचर जो सैंड ग्रेन या वाटर में इम्प्योरिटीज को अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं, जिससे चार्ज के इंटरसेक्शन से वाटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में वाटर प्यूरिफाइड हो जाता है और वॉशिंग स्टेज में फिल्टर वॉशिंग के दौरान नॉर्मलाइज मैटर को रिमूव हो जाता है। उसके बाद करते हैं पोरस बेड हाइड्रोलिक्स की। पोरस बेड हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, फिल्टर मीडिया जो होता है बेड ऑफ सैंड्स मोस्टली यूज्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट एच डीप फिल्टर्स के लिए। जो मेन पर्पज इसका समझते हैं फाइनली सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल होता है। अदर पोरस अनकम्पैक्टेड सॉलिड होता है जिनको यूज्ड इन डीप बेड्स और फॉर एडजॉर्प्शन एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर होता है। पोरस बेड हाइड्रोलिक्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो फिल्टर मीडिया होता है बेड ऑफ सैंड, ये मोस्टली यूज्ड होते हैं इन वाटर ट्रीटमेंट एच डीप बेड फिल्टर। ठीक है, जिसका मेन पर्पज होता है कि फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना और अदर पोरस जो अनकॉम्पैक्टेड सॉलिड्स होते हैं जिसे यूज इन डीप बेड्स फॉर एडजॉर्प्शन एंड आयन एक्सचेंज की बात। इनकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोलिक और फ्लो थ्रू होता है। पोरस बेड्स जो करते हैं क्लीन फिल्टर्स और ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन बेड्स क्या करते हैं, क्लीन फिल्टर्स और ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन बेड्स क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फ्लो थ्रो करते हैं पोरस बेड के। अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज बेड। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप से डिस्क्राइब होते हैं। हेडलॉस इक्वेशन की बात करें इसके अंदर तो H/I अभी समझा दूंगा। पार्टिकल शेप फैक्टर होता है, उसकी डेफिनेशन भी आपको समझा दूंगा। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं इसमें तो हाइड्रोलिक फ्लो किसके थ्रू होता है, पोरस बेड के थ्रू। पोरस बेड तो जो क्लीन फिल्टर या ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन इसके रिजल्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं आयरन एक्सचेंज बेड की। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप से डिस्क्राइब होता है, जिसमें हेडलॉस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है H/I इज इक्वल्स टू B²/GdS। ये इसकी फिल्ट्रेशन क्लीन बेड के लिए हेडलॉस इक्वेशन होती है। H/I ई कोष्टक 1 - N/Fi3 इंटू ये होता है जो H/I होता है ये हेडलॉस पर यूनिट डेप्थ ऑफ बेड होता है। जो N होता है ये पोरोसिटी ऑफ बेड होता है। B फिल्ट्रेशन रेट होती है। D साइज ऑफ ग्रेन बेड होती है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। पार्टिकल शेप फैक्टर होते हैं। अब पार्टिकल शेप फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, A0/A से। ठीक है, जो A0 होता है तो सरफेस एरिया ऑफ सरफेस वॉल्यूम होता है। ठीक है,
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम होता है। जो ए होता है सरफेस एरिया ऑफ बेड ग्रेन ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है शेप फैक्टर की 1 होती है और सैंड ग्रेन स्पेयर के लिए 1 होती हैं और सैंड ग्रेन के लिए होती हैं 0.70 से लेके 0.90। ई के एक्सप्रेशन निकालते हैं तो क्या होती है, ई बराबर होती है 150 1 माइनस एन डिवाइड बाई आर प्लस 1.75 होता है। ये रेनॉल्ड्स नंबर्स होते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर को आप सभी जानते हैं, रोबी डी बाई म्यू होता है। जो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। ओवरऑल जो हेड लॉस होता है ड्यूरिंग फिल्टर रन, वो कंडीशन कब होती है, जब सारे सस्पेंडेड पार्टिकल बेड में रह जाते हो, रिटेन हो जाते हैं। और टोटल हेड लॉस, क्लीन बेड हेड लॉस और एडिशनल हेड लॉस के लिए ड्यू टू रिडक्शन इन पोरोसिटी एंड कोज बाय द डिपोजिशन होता है। ओवरऑल हेड लॉस जो होता है की इक्वेशन वो होती है एच बराबर एच प्लस के वी सी नोट टी डिवाइड बाई 1 माइनस एन होती है। ठीक है, जो सी नोट होता है वो इन्फ्लुएंट सस्पेंडेड पार्टिकल कंसनट्रेशन होता है, टी होता है जो ड्यूरेशन ऑफ फिल्टर रन होता है, और के बराबर कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग ऑन करता है बेड ऑफ सॉलिड्स में। अब बात करता है हेड लॉस बिल्ड अब विद द टाइम मतलब हेड लॉस इंक्रीज होती हैं। इफेक्ट होता है नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है बेड के अंदर, जिसके रिजल्ट होता है रेट ऑफ फ्लो पर डिटरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। अब आता है फिल्टर मीडिया। इसकी बात करते हैं, जो फिल्टर मीडिया यूज होता है मोस्टली यूज होता है नेचुरल सिलिका सैंड में। इनका एडिशन होता है इसके अंदर क्रस्ट, एंथ्रासाइट, अर्थ, पाउडर्ड ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन, प्लास्टिक स्पेयर्स, रिंग्स, ग्राउंड्स एंड मेटल फैब्रिक्स। फिल्टर सैंड के सराउंड फिल्टर सैंड सोर्स के होते हैं जो ऑप्टेंट कहाँ से होते हैं, रॉक से और रिवर से। इनके पर्पज समझे तो स्मूथ फिल्टरिंग ऑफ फिल्टर होता है, स्मूथ फंक्शन ऑफ फिल्टर होता है, जिसका जो पर्पज होता है फिल्टर मीडिया का। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड क्या होती है कि सैंड क्लीन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डर्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज, यूनिफॉर्म इन नेचर ऑफ द साइज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ हार्ड एंड रेजिस्टेंट होती है, ड्यूरेबिलिटी जो होती है नॉट लूज मोर देन 5% ऑफ इट्स बेथ आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 24 hours. These impurities ensure proper filtration and long service life of the filter media. अब बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, फिर रैपिड सैंड फिल्टर, फिर प्रेशर फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट फिल्टर यूज होते हैं वाइडली यूज फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन, कंस्ट्रक्टेड ऑफ फाइन सैंड, इफेक्टिव साइज इक्वल्स टू 0.02 mm। इफेक्टिव साइज की बात करें डिफाइंड एज साइज ऑफ स्वीप ओपनिंग रिटेन। अभी क्यों लड़ रहे हैं, इफेक्टिव साइज की बात करते हैं तो डिफाइंड रहती है साइज ऑफ सीव ओपनिंग जो होती है रिटेन 10% ऑफ द मीडियम होती है। स्लो सैंड फिल्टर की बात करते हैं यूटिलाइज इफ्लुएंट फ्रॉम द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक ओनली रिलेटिवली क्लियर वाटर के लिए। टैंक एरियाज की बात करें तो उसका जो स्लो सैंड फिल्टर का जो डेप्थ होता है वो होती है 2.5 से लेके 3.5 के बीच में। एंड जो प्लेन एरिया जो होता है वो होता है 100 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक, है ना। तो प्लेन एरिया रिक्वायर्ड कितना होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए, 100 से लेके 2000 के बीच में। और जो फाइन मीडिया जो होता है सैंड, कवना, एंथ्रासाइट और ग्रेनाइट, गार्नेट, इन 3 चीज़ों से मिलकर इसका फिल्टर मीडिया बना होता है किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। ग्रेन साइज कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो इफेक्टिव साइज D10 होती हैं वो कितने से 0.3 से लेके 0.2 से लेके 0.3 mm के बीच में होनी चाहिए। और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात करें तो D60 से लेके D10 के बीच में =5 होती है एज पर द गवर्नमेंट मैनुअल के। ये फिल्टर मीडिया की बात चल गई। एरिया ऑफ टैंक आपको समझ में आ गया, डेप्थ ऑफ टैंक कितनी होती है 2.5 से लेके 3.5 मीटर के लिए। प्लेन एरिया रिक्वायर्ड कितना होता है 1100 से लेके 2000 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सैंड लेयर की। डेप्थ ऑफ सैंड जो होते हैं वो 90 से लेके 110 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 90 से लेके 110 सेंटीमीटर, जो इक्वली होती है 1 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर ओवर सैंड होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सैंड डेप्थ होता है। टॉप 15 सेंटीमीटर ऑफ द सैंड होता है। फाइनल रिमेनिंग में भी यूनिफॉर्म साइज होता है। वेस्ट मटेरियल की बात करें तो ग्रेवल ये प्रोवाइड करती है 3 लेयर्स के अंदर, ठीक है। जो
जो टॉप लेयर होती है वो 3 से 6 mm की होती है, मिडिल लेयर जो होती है वो 20 से 40 mm की होती है, 3 to 6 mm, 20 to 40 mm, और जो बॉटम लेयर होती है वो होती है 40 to 65 mm। स्लो सैंड फिल्टर जो डिज़ाइन होता है वो 10 साल के लिए डिज़ाइन होता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में इसके। तो ऑपरेशन क्या होता है इसमें, ये फिल्ट्रेशन एक्शन होता है, टेक प्लेस एट द मेनली एट द सरफेस ऑफ द सैंड। फॉर्मेशन ऑफ द मैट होता है इसमें सेचुमेडेक का। फ्लो रेट लो होती है, हेड लॉस स्मॉल इंटेंशली वेरीज 5 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर होता है। क्लीनिंग कंडीशन जो होती है इसकी, जब हेड लॉस 90 सेंटीमीटर तक चला जाए, फिल्टर टेकन आउट द सर्विस, ड्रेनेड एंड 15 mm सैंड को स्क्रैप्ड किया जाता है। आफ्टर स्क्रैपिंग सैंड रिमूव कर दी जाती है, वॉश्ड की जाती हैं, और फिल्टर रिटर्न टू स्लो टू अलाउ सेंचुमेडेक द रिफॉर्म्स। ठीक है, जो फिल्टर को रिटर्न करते हैं स्लोली ताकि इसके अंदर इसका रिफॉर्म हो सके, किसका, इस सेचुमेडेक का। उसके बाद में आफ्टर सीवरल स्क्रैपिंग सैंड बेड बिकम्स थिन अराउंड 60 सेंटीमीटर, और फिर इसको रिस्टोर कर दिए जाते हैं ओरिजिनल 90 सेंटीमीटर बाय रिप्लेसमेंट में। रिमूव ऑफ द सैंड की बात करें तो सेम सैंड रिमूव्ड आफ्टर द गेटिंग डर्ट, वॉश्ड एंड स्टोर्ड नियर द फिल्टर। लॉन्ग टर्म की यूज बात करें तो आफ्टर सेवरल ईयर बॉटम सैंड को टर्न ब्लैक become septic, जो bed is dug out and removed. Clearing is a lengthy process. Not less than 3 filter beds should be provided as they are mostly out of the service during the cleaning. स्लो सैंड फिल्टर की अंडर ड्रेनिंग कंडीशन के बारे में बात करें तो वेस ऑफ द सैंड बेड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेवल एंड लेड ऑन टॉप ऑफ द अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम में सेंट्रल ड्रेन होती है, लेटरल ड्रेन होती है। लेटरल ड्रेन्स होती है ओपन जॉइंट पाइप्स होती हैं, ये 3 से लेके 5 मीटर अपाउट होती है, दूर रखी हुई होती हैं। स्पेस होता है, फ्लोर स्लोपिंग टूवर्ड द मेन ड्रेन होता है। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो कलेक्ट फिल्टर वाटर करती हैं, डिस्चार्ज इनटू द मेन ड्रेन करती हैं, और लीड वाटर टू द फिल्टर वाटर रिजर्वायर करती है। इनलेट चैम्बर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट टू एडमिट फ्लुएंट करती है, इफ्लुएंट फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड लेयर। आउटलेट अरेंजमेंट की बात करते हैं तो फिल्टर्ड वाटर कम आउट अंडर द ड्रेन एंड एडजस्टेबल टेलीस्कोप ट्यूब प्रोवाइड कर जाती है जो मेंटेन करता है कांस्टेंट डिस्चार्ज को। इनलेट एंड आउटलेट गवर्नड बाय द ऑटोमेटिक बाल। इसके बाद प्रिक्यूशंस आ जाते हैं, कोगुलेंट ट्रीटेड वाटर होता है, शुड नॉट बी अलाउड टू एंड इंटर स्लो सैंड फिल्टर। क्लीनिंग ऑफ फिल्टर की बात करी जाए तो एंट्री कंडीशन में ओनली वाटर फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक टू अलाउ टू एंटर द फिल्टर। क्लीनिंग मेथड जो होती है बैक वॉशिंग में, इसमें क्या होता है कि ये नोट डन होती है क्लीनिंग डन बाय द स्क्रैपिंग और रिमूविंग ऑफ द टॉप सैंड लेयर्स के। स्क्रैपिंग डिटेल्स की बात करें तो टॉप सैंड को रिमूव कर किया जाता है 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर थिकनेस के बीच में। स्क्रैपिंग रिस्टोर फिल्टर एफिशिएंसी, जो स्क्रैपिंग होती है वो रिस्टोर करती है फिल्टर एफिशिएंसी को। परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन डाटा की बात करते तो आफ्टर स्क्रैपिंग सरफेस बास्ट विद द गुड वाटर एंड फिल्टर अगेन यूज्ड एंड रो वाटर एडमिट इनटू द फिल्टर। फिल्म फॉर्मेशन होने में 24 से 36 घंटे लगते हैं। फिल्म और परेस्टेड इम्प्यूरिटीज फॉर्म। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो 1 से 3 मंथ के बीच में होती है। जो फिल्ट्रेशन रेट होता है 100 से 200 लीटर पर आवर मीटर क्यूब वो फिल्टर होते हैं। बैक्टीरियल रिमूवल जो होता है स्लो सैंड फिल्टर का वो 97 से 98% होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो 99.5 से लेकर 99.9% तक होती है। प्री क्लोरिनेशन इफेक्ट की बात करें तो एफिशिएंसी अप टू 50 mm टर्बिडिटी होती है। लिमिटेशन जो होती है कैन नॉट बी यूज इफ टर्बिडिटी ग्रेटर देन 50 mm है। एल्गल रिमूवल की बात करते तो बेटर देन कोगुलेशन प्लस रैपिड सैंड फिल्टर होती है विच इज़ लेस इफेक्टिव इन कलर रिमूवल। न्यूट्रिएंट इफेक्ट की बात करते तो एफ्लुएंट कंटेन लेस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, रिड्यूस ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट की बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की, तो डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए स्लो सैंड फिल्टर को डिज़ाइन किया जाता है। नंबर ऑफ फिल्टर बेड की बात करते हैं डिपेंड करता है फिल्टर एरिया पर। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट की बात करें तो अप टू 20 मीटर क्यूब में दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है 1+1 बेड रिक्वायरमेंट। अगर 200 से लेकर 249 के बीच में 2+1 की, 250 से लेकर 649 है 3+1 की, 650 से लेकर 1200 तक है तो 4+1। अगर ग्रेटर देन है 1200 से तो 5+, जैसे एरिया समझे कि एरिया 300 मीटर स्क्वायर तो नंबर ऑफ फिल्टर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी 3+1
बराबर 4 हो जाता है। एरिया ऑफ वन फिल्टर डिवाइड बाई 3 तो 100 मीटर स्क्वायर फिल्टर बेड पड़ता है। ठीक है, तो 20 अप टू 20 है तो दो बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर 20 से लेकर 249 तक है तो 3 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, और 250 से लेके 649 तक है तो आपको 4 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर 650 से लेके 1200 तक है तो भी आपको 5 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर 1200 से लेके इतना है तो आपको 5 बेड की ज़रूरत 6 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि अप टू 20 मीटर है तो 20 का टू नंबर्स हो जाएंगे। अगर तुम्हें रटना ही है तो रटने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, अगर 249 से लेके, ठीक है, तो ये इसमें 3 नंबर्स हो जाएंगे। 250 से लेके 4 में 4 आ जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। रट सकते हो भाई इनको। इसको निकालने का भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है, कितने फ़िल्टर्स चाहिए। अगला आता है रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसका बैक वॉशिंग पढ़ेंगे, डिज़ाइन क्राइटेरिया पढ़ेंगे रैपिड फ़िल्टर का, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अंडर ड्रेनिंग कंडीशन भी पढ़ेंगे स्लो एंड फिल्टर की। तो वहाँ क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? कंफ्यूज कैसा हो रहा है भाई? कंफ्यूज नहीं होना है। स्लो एंड अंडर ड्रेनिंग कंडीशन। उसके बाद में साइज ऑफ पाइप डिटर्मिनेशन, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्रोपोर्शन 0.3%, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच लेटरल, ईयर वाइंडिंग, ऑपरेशन ट्रेबल एंड रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। प्रेशर फिल्टर किधर चला गया? ये आ गया प्रेशर फिल्टर 66। ये भी लंबा चलेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए बाय बाय। यहाँ से शुरू करेंगे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स।